अमेरिका के ऑपरेशन एपिक फ्यूरी और इसराइल के ऑपरेशन रोअरिंग लायन के बाद ईरान ने भी खुलकर जवाब दिया है। और कुछ ही घंटों के बीच ये टकराव एक लिमिटेड ऑपरेशन से निकल करके एक फुल स्केल रीजनल वॉर में बदल गया और लगातार इंटरनेशनल पैमाना लेता जा रहा है। जो कॉन्फ्लिक्ट पहले इसराइल और ईरान के बीच दिख रहा था, अब वो फैल चुका है कतर, यूएई, बहरीन, सऊदी अरेबिया और कुवैत की सीमाओं तक, और चाइना से लेकर के इटली और यूएस तक की इकोनॉमी को प्रभावित कर रहा है। अब भारत के स्टॉक एक्सचेंज ने भी आज भारी गिरावट देखी इस लड़ाई की वजह से। लेकिन मिसाइल्स और स्ट्राइक के साथ साथ एक चीज और सामने आई है, और वो है इंफॉर्मेशन केओस। कंफर्म्ड रिपोर्ट्स, अनवेरिफाइड क्लेम्स और मिस इन्फॉर्मेशन, ये सब कुछ एक साथ चल रहा है। और इसीलिए आज हम ओपन सोर्स इंटेलिजेंस यानी ओएस इंट का इस्तेमाल कर रहे हैं। सैटेलाइट इमेजरी, ओपन सोर्स डेटा और विजुअल वेरिफिकेशन के जरिए हम पिछले 2 दिनों से एक फिल्टर्ड और वेरीफाइड पिक्चर सामने रख रहे हैं। तो हम बात करते हैं क्या एक्चुअल टारगेट हुआ, क्यों टारगेट हुआ, जो भी टारगेट हुआ, और कौन सी इंफॉर्मेशन ऐसी है जो अभी मार्केट में तो है, मीडिया में भी है, लेकिन अनवेरिफाइड या अनक्लियर है। तो चलिए शुरू करते हैं ईरान से। इस मैप को देखते हैं। इस पर दिखाई देने वाले कुछ रेड डॉट्स हैं, आपको दिख रहे होंगे। ये वो साइट्स हैं जिन पर यूनाइटेड स्टेट्स और इसराइल ने एयर स्ट्राइक्स किए हैं, या तो फाइटर जेट्स के जरिए, या बॉम्बर्स के जरिए, या मिसाइल्स के जरिए। ये कोई रैंडम बॉम्बिंग पैटर्न नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक आर्क है जिसे सोच समझ करके इन अग्रणी मिलिट्री पावर्स ने चूज किया है। सबसे बड़ा और सबसे सिंबॉलिक जो टारगेट है वो है आयतुल्लाह अली खमीनी का ऑफिशियल रेसिडेंस, जो है तेहरान के मध्य। तेहरान ईरान की राजधानी है। ये एक सक्सेसफुल ऑपरेशन था क्योंकि हमें पता है कि उसमें ईरान के सुप्रीम लीडर के साथ साथ उनके कई मेजर मिलिट्री लीडर्स एक साथ समाप्त कर दिए गए। सैटेलाइट इमेजरी जो एयरबस कंपनी ने जारी करी है, उससे एक चीज तो साफ दिखती है कि पिछले साल की इमेज की तुलना में ये जो रेजिडेंस है उनके सुप्रीम लीडर का, उसको मैसिव डैमेज पहुंचा है। शुरुआती रिपोर्ट्स में ईरान ने यह कहा कि इस स्ट्राइक के समय खमीनी वहां मौजूद नहीं थे, लेकिन कुछ ही घंटों बाद इरानियन प्रेसिडेंसी ने खुद उनके सुप्रीम कमांडर की मौत की पुष्टि कर दी इसी स्ट्राइक में। वैसे ये कोई एक व्यक्ति पर हमला तो नहीं ही था, ये था ईरान की पूरी आइडियोलॉजिकल अथॉरिटी पर और कमांड स्ट्रक्चर पर एक सीधा स्ट्राइक। इसके अलावा मैप पर तेहरान के आसपास दिखने वाले और भी आपको कई रेड डॉट्स दिख रहे हैं। ये सब ईरान की स्ट्रेटेजिक बैकबोन को दर्शाते हैं। इजरायली और अमेरिकन इंटेलिजेंस यानी सीआईए और मोसाद ने इन टारगेट्स को काफी महीनों के एनालिसिस के बाद आइडेंटिफाई करके पहले से ही रख रखा था। तेहरान और उसके आसपास के इलाकों में जहां भी कमांड सेंटर, इंटेलिजेंस नोड्स और इरानियन जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं, उनकी जो भी फैसिलिटीज थी, उनको एक कोऑर्डिनेटेड टारगेट मान करके स्ट्राइक किया गया। इन यूएस और इजरायली स्ट्राइक्स का जो मकसद था वो साफ था, डिसीजन मेकिंग चेन को कंप्लीटली तोड़ देना। यानी ऐसा हमला करें जिससे मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडरशिप के बीच में जो कम्युनिकेशन है वो डिसरप्ट हो जाए, ऑर्डर्स डिले हो, कंफ्यूजन पैदा हो और रिस्पॉन्सेज फ्रैगमेंटेड हो जाए। अब जरा मैप पर नॉर्थ वेस्ट की तरफ चलते हैं, यानी उत्तर पश्चिम की तरफ चलते हैं। यहां पर यूएस और इसराइल ने तबरीज मिसाइल बेस को भारी मात्रा में टारगेट किया। यह बेस ईरान की मिसाइल डिप्लॉयमेंट चेन में एक बहुत ही अहम नोड है। थोड़ा और साउथ की तरफ अगर हम यहां से आए तो पहुंचते हैं हम करमन शाह रीजन में। करमन शाह रीजन में मल्टीपल स्ट्राइक्स देखी गई और यहां मौजूद है करमन शाह अंडरग्राउंड मिसाइल फैसिलिटी। एक ऐसी फैसिलिटी है जो मिसाइल को जमीन के नीचे छुपा करके रखती है और फर्स्ट स्ट्राइक के बाद रिटेलिएशन की क्षमता को बनाए रखती है, क्योंकि साधारण बॉम्बिंग या क्रूज मिसाइल से इस फैसिलिटी में जो मौजूद अंडरग्राउंड मिसाइल्स हैं उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचता। पश्चिम ईरान में यानी वेस्टर्न ईरान में इलाम को भी टारगेट किया गया। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस असेसमेंट्स के मुताबिक ये लाइकली टारगेट्स थे मिसाइल लॉन्च साइट्स, मिसाइल की स्टोरेज एरिया, ड्रोन के स्टोरेज एरियाज और रेडार इंस्टॉलेशंस के साथ साथ एयर डिफेंसेस के। ये सब अर्ली वार्निंग और क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशंस के लिए क्रिटिकल नोड्स हैं इरानियन आर्मी के पास। अब चलते हैं ईरान के मध्य में, सेंट्रल। यहां इस्फहान को टारगेट किया गया और वजह साफ है। इस्फहान को पहली बार टारगेट नहीं किया गया, 6 महीने पहले भी टारगेट किया गया था। इस्फहान ईरान के न्यूक्लियर और मिसाइल इंफ्रास्ट्रक्चर का एक मेजर हब है। यानी वेस्टर्न और सेंट्रल ईरान में जो स्ट्राइक्स हुई वे किसी रैंडम ज्योग्राफी पे नहीं थी। ये वो लोकेशन थी जहां ईरान की मिसाइल स्ट्रेंथ टिकी हुई थी, उनकी ड्रोन स्ट्रेंथ भी टिकी हुई थी। यहाँ अंडरग्राउंड फैसिलिटीज भी थी, नॉर्मल बॉम्बिंग से इन्हें डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता था। और इसीलिए अमेरिकन ऑफिशियल्स के मुताबिक एक बार फिर से B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया गया इन गड़ी हुई मिसाइल साइट्स, डीप बेरिड मिसाइल साइट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए। इन्हें कन्वेंशनल स्ट्राइक्स के जरिए नहीं बल्कि B-2 बॉम्बर के बंकर बस्टर बॉम्ब्स का इस्तेमाल करते हुए उड़ाया गया। अब आते हैं सदर्न ईरान और गल्फ फेसिंग एरियाज। ये काफी इंपॉर्टेंट एरिया है क्योंकि इसी के 100-150 किलोमीटर दूर स्थित हैं यूएई के वो टारगेट्स लाइक दुबई एंड अबू धाबी, बहरीन और वो सारे कतर जैसे देश जिनको ईरान लगातार टारगेट कर रहा है। यहाँ पर बंदर अब्बास में इरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के नेवल एसेट्स हैं और रेडार फैसिलिटीज हैं जिनको टारगेट किया गया। साथ ही यहाँ पर है जहेदन एयरबेस, जहाँ पर भी हमला किया गया।
ये पूरा रीजन ईरान की रिटेलिएटरी कैपेबिलिटी या काउंटर स्ट्राइक एबिलिटी से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे मिसाइल लॉन्च के कॉरिडोर्स हैं, लॉजिस्टिकल नोड्स हैं और नेवल कोऑर्डिनेशन पॉइंट्स हैं। नेवल कोऑर्डिनेशन पॉइंट्स भी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि हॉर्मूज का जो स्ट्रेट है उसको रोकने के लिए, वहाँ पे ट्रैफिक रोकने के लिए ये नेवल बेस काफी कारगर होता ईरान के लिए। यानी ये हमला रिटेलिएशन को लिमिट करने की कोशिश में था। अमेरिका और इजराइल एक्सपेक्ट कर रहा था कि ईरान रिटेलिएशन करेगा और इसके लिए उसको पहले से ही निशक्त करने की जो कोशिश थी वो जारी थी। मैप में एक बात और साफ होती है, ये स्ट्राइक्स आइसोलेटेड नहीं थे, ये स्ट्राइक्स रैंडम भी नहीं थे, ये एक लेयर्ड कैंपेन थी। पहले लीडरशिप को हटाओ, फिर आर्मी का कमांड स्ट्रक्चर, रेवोल्यूशनरी गार्ड्स का कमांड स्ट्रक्चर हटाइए, फिर वेपन्स हटाइए यानी मिसाइल्स और ड्रोन्स की जो फैसिलिटीज हैं उनको खत्म करिए, और फिर सप्लाई चेन खत्म करिए यानी कि जो ईरान के फॉरवर्ड एरियाज हैं, एयर बेसेस हैं या मिसाइल साइट्स हैं, उनका जो लिंकेज है स्टोरेज साइट से या मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से, उनको तोड़िए यानी सप्लाई चेन तोड़ दी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यूएस और इसराइल के स्ट्राइक्स के कुछ समय बाद ईरान ने एक बहुत ही लार्ज स्केल जवाब देना शुरू कर दिया था। ये हमने देखा। ईरान ने यह भी साफ कहा कि यह हमला किसी एस्केलेशन की शुरुआत नहीं है, बल्कि सिर्फ यूएस और इसराइल की कार्रवाई का जवाब है, यानी एक रिटेलिएशन है। यानी ईरान का मैसेज तो सीधा था, अगर हमला हम पर होगा तो जवाब हम भरपूर देंगे, अपनी क्षमता के हिसाब से जितना होगा उतना देंगे। और अब सवाल उठता है, ईरान ने काउंटर अटैक कहां क्या किया? यानी अब नक्शा बदलते हैं और जाते हैं ईरान ने कहां हमला किया, इसे भी समझते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं इसराइल से। ईरान का प्राइमरी टारगेट इसराइल है। इसराइल के ही फाइटर जेट्स ने उनके सुप्रीम कमांडर को खत्म किया है, इसलिए ईरान का सबसे ज्यादा गुस्सा और काउंटर अटैक इस समय इसराइल पर केंद्रित है। ईरान ने अपने काउंटर अटैक में सीधे इसराइल के कोर अर्बन सेंटर्स को निशाना बनाया। सबसे पहले था तेल अवीव। तेल अवीव जो कैपिटल है इसराइल की इकोनॉमिक नर्व सेंटर भी यही है। साथ ही टारगेट किया गया जेरूसलम को, जो कई धर्मों का पवित्र स्थल है, विशेषकर ज्यूज और यहूदी होते हैं उनके लिए। उसकी तरफ कई मिसाइल दागी गई जो साफ तौर पर एक पॉलिटिकल और साइकोलॉजिकल सिग्नल था। ईरान की तरफ से लॉन्च हुई अधिकतर मिसाइल इजरायली डिफेंस फोर्सेस, जो उनका आयरन डोम है, उसने तो इंटरसेप्ट कर ली। लेकिन यह भी सच है कि आयरन डोम उतना कारगर नहीं है, वो 100% एक्यूरेसी पे काम नहीं करता। तो बहुत सारी ऐसी मिसाइल्स थी जो टारगेट्स को स्ट्राइक कर पाई। इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हाइफा, जो एक हिस्टोरिक कोस्टल सिटी है, वहां पर कई मिसाइल्स और ड्रोन्स पहुंच पाए और अपना जो मिशन था, जो टारगेट था, उसको डिस्ट्रॉय कर पाए। और ये हमला सिर्फ सिंबॉलिक नहीं था। हाइफा इजराइल का एक अहम पोर्ट है जहां एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, शिपिंग रूट्स और नॉर्दर्न इंडस्ट्रियल एसेट्स, ये सब कुछ मौजूद है। यानी ईरान ने भी ये दिखाने की कोशिश करी कि इस विपदा की घड़ी में भी वो सिर्फ इजराइल के कैपिटल सिटीज को ही टारगेट करेगा, बल्कि क्रिटिकल इकोनॉमी और लॉजिस्टिकल हब्स पर भी हमला और प्रेशर बना सकता है। मैप पे थोड़ा वापस आते हैं और देखते हैं बहरीन। बहरीन में मनामा क्षेत्र है। मनामा बहरीन की कैपिटल है। यहाँ पर यूएस 5th फ्लीट की अहम नेवल फैसिलिटीज मौजूद है। यहाँ पे कई वेरीफाइड विजुअल सामने आए। इन विजुअल्स में एक इरानियन मिसाइल यूएस नेवल बेस के काफी करीब गिरता हुआ दिखाई देता है, धमाका भी दिखता है। भले ही ये एक डायरेक्ट हिट ना हो, लेकिन सिग्नल बिल्कुल साफ था। अब यूएस नेवल प्रेजेंस भी ईरान की रिटेलिएशन रेंज से बाहर नहीं है। इनफैक्ट यूएस गवर्नमेंट अब ये भी कह रही है कि ऐसे ही कुछ अटैक्स में यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी के डिफेंस पर्सनल की मौत भी हुई है। कुवैत में भी एस्केलेशन काफी ज्यादा सीरियस है। कुवैत एक छोटा सा देश है। इटालियन फॉरेन मिनिस्टर ने यह कंफर्म किया है कि ईरानियन मिसाइल अटैक में अली अल सलेम एयरबेस, यानी जो कुवैत का एयरबेस है, मिलिट्री एयरबेस है, उसकी रनवे को काफी सिग्निफिकेंट डैमेज हुआ है। इसके बाद एक सैटेलाइट इमेजरी भी सामने आई जिसमें एयरबेस कॉम्प्लेक्स के भीतर ब्लैक स्मोक के गुब्बारे उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो किसी भारी डैमेज को इंडिकेट करते हैं। यह बेस सिर्फ कुवैती या इटालियन फोर्सेस तक ही सीमित नहीं है। अली अल सलेम एयरबेस रीजन में यूएस मिलिट्री के लिए एक मेजर एयरलिफ्ट और लॉजिस्टिकल हब के तौर में भी काम किया जाता है। यानी यह हमला सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पर नहीं है, ये डायरेक्टली यूएस फोर्स की मोबिलिटी पर स्ट्राइक है। इसी एयरबेस पे अब ये रिपोर्ट आ चुकी है, कंफर्म्ड है, यूएस गवर्नमेंट ने भी कंफर्म कर दिया है कि उसके 3 शाइनिंग जो जेट्स थे, F-15, जो बेहतरीन फाइटर्स माने जाते हैं, 3 ऐसे फाइटर एक ही दिन के अंदर इसी एयरबेस पर क्रैश हो गए। उनके इजेक्टेड पायलट्स की अनवेरिफाइड वीडियोस भी सामने आ चुकी है। इसके अलावा ईरान के इस रिटेलिएशन में मिडिल ईस्ट के कुछ सबसे हाई वैल्यू यूएस मिलिट्री बेसेस भी शामिल थे। इनमें से थे कतर का अल उदैद एयरबेस। ये बेस यूएस सेंट्रल कमांड का फॉरवर्ड नर्व सेंटर माना जाता है। फिर बात करते हैं यूएई का अल दफरा एयरबेस। यहाँ से फाइटर जेट्स, इंटेलिजेंस के मिशन, सर्वेलेंस और रिकॉन प्लेटफॉर्म्स और उसके साथ साथ रिफ्यूलिंग मिशन, ये सब कुछ ऑपरेट होते हैं। फिर बात करते हैं जॉर्डन का मुआफाक एयरबेस। यह बेस ईस्टर्न मेडिटेरेनियन और इराक सीरिया कॉरिडोर के लिए एक सुपर क्रिटिकल एयर हब है। और फिर चलते हैं सऊदी अरेबिया में, जहां है प्रिंस सुल्तान एयरबेस। इसके साथ ही इरानियन ड्रोन्स ने सऊदी अरेबिया की अरामको की रास तनूरा ऑयल रिफाइनरी फैसिलिटी को भी अटैक किया, जहां आग लग चुकी है, जिसके ऑपरेशंस बंद कर दिए गए हैं। यह मिडिल ईस्ट में यूएस एयर पावर की एक की स्टेजिंग ग्राउंड रहा है। यानी ईरान का सिग्नल साफ है, अगर एस्केलेशन आगे बढ़ता है तो पूरा यूएस मिलिट्री आर्किटेक्चर उसकी रिटेलिएशन और काउंटर अटैक के भीतर है। इसके अलावा दुबई में भी एक टेंशन काफी साफ दिखाई दे रहा है, और वो है पाम आइलैंड्स एरिया में एक होटल के आसपास अटैक हुआ है। अब ये रिहायशी एरिया है, इकोनॉमिक एरिया है, इसका मिलिट्री से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इस एरिया पर भी अटैक हुआ है। उसके ठीक बाद दुबई मीडिया ऑफिस ने कंफर्म किया कि पाम जुमेरा की एक बिल्डिंग में एक भीषण इंसिडेंट हुआ है।
हालांकि इसे डायरेक्ट स्ट्राइक नहीं बताया गया, लेकिन संकेत साफ है कि अगर लड़ाई बढ़ी तो सिर्फ मिलिट्री टारगेट्स तक ही सीमित नहीं रह जाए। लेकिन इस रिटेलिएशन का दायरा अब मिडिल ईस्ट के बाहर तक फैलता जा रहा है। ईरान ने सिर्फ गल्फ देशों तक ही नहीं, यूरोप में भी अपने हमले शुरू किए हैं। इसका सबसे बड़ा संकेत आया है साइप्रस से। साइप्रस एक छोटा सा जगह है यूरोप में। यहाँ पर ब्रिटेन का जो रॉयल एयरफोर्स है उसका अक्रोटिरी मिलिट्री बेस है, और यहाँ पर एक इरानियन ड्रोन ने स्ट्राइक किया है। ब्रिटिश अथॉरिटी का कहना है कि ड्रोन से रनवे और इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज पहुंचा है, माइनर डैमेज है, और कोई जान का नुकसान नहीं हुआ है। ये बेस साइप्रस में स्थित है, यानी ईरान से 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर ये बेस स्थित है, और यूके मिलिट्री का एक प्रमुख फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस है जो मिडिल ईस्ट के ऑपरेशंस को सपोर्ट करता है। साथ ही रिपोर्ट्स ये भी हैं कि ईरान की ड्रोन एक्टिविटी यूएई में जो फ्रेंच नेवल बेस है उसको भी प्रभावित कर रही है, जहां कुछ फैसिलिटीज पर आग और डैमेज के संकेत मिले हैं। ये एक बड़ा एस्केलेशन भी माना जा सकता है, क्योंकि फ्रांस इस लड़ाई में डायरेक्टली इन्वॉल्व है ही नहीं। यानी साफ है, ईरान अब रिटेलिएशन को एक रीजनल रिस्पॉन्स से भी आगे बढ़ाना चाहता है और उसको एक इंटरनेशनल दायरा देना चाहता है। यानी कि अगर यूएस और इजराइल ईरान के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर या उनके लीडर्स को टारगेट करते रहेंगे, तो ईरान भी सिविलियन और मिलिट्री के बीच में जो डिस्टिंग्विश करना होता है, जो उनमें अंतर करना होता है, उनको नहीं रखेगा, और अमेरिका के सारे एलाइज उसके लिए एक वैलिड टारगेट बन जाएंगे, चाहे वो फ्रांस और ब्रिटेन ही क्यों ना हो। ये एस्केलेशन ये दिखाता है कि ये टकराव, जिसकी अमेरिका को उम्मीद थी कि सिर्फ ईरान तक ही सीमित रहेगा और ईरान को चारों ओर से घेर करके वो ईरान को अपनी टर्म्स पे मनवाने के लिए बाध्य कर देगा, वो एस्केलेशन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आगे क्या होता है हम इसको फॉलो करते रहेंगे, लेकिन इस पूरे अपडेट को देने का एक मकसद ये भी था कि हम उन चीजों की बात करें जो वेरीफाइड हैं, वर्सेस वो चीजें जो मीडिया में चल रही हैं लेकिन वो वेरीफाइड नहीं है। उन चीजों के बीच में डिस्टिंग्विश करना। ऐसे अपडेट चाहते रहेंगे, जुड़े रहिए। कमेंट्स में लिखिए आपको कैसा लगा और आप क्या और सुनना चाहते हैं। इस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में हमारी टीम रिसर्च करेगी और हम इसको आप तक लेकर आएंगे।